Good morning, students. We are going to learn about civics for class 8, chapter 3rd. This is Parliament. We will know about Parliament. Students, why do we need a Parliament? This is chapter 9. पार्लियामेंट की क्यों आवश्यकता है और पार्लियामेंट बेसिकली है क्या? पार्लियामेंट में स्टूडेंट्स, पार्लियामेंट के 3 पार्ट्स हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। लोकसभा जिसमें सीधे डायरेक्ट इलेक्शन होता है, इसके जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स ऑफ लोकसभा, उसको सीधी तौर पर पब्लिक ओपनली उसको इलेक्ट करती है। राज्यसभा के मेंबर्स और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं और प्रेसिडेंट राज्यसभा, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। इन तीनों अंगों को मिलाकर के, तीनों पार्ट्स को मिलाकर के हमारी पार्लियामेंट बनती है। पार्लियामेंट एक पब्लिक का प्रतिनिधित्व करने का एक समूह है जो देश को, जनता, देश की जनता को का प्रतिनिधित्व करती है। उसमें लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट होते हैं। लोकसभा का चुनाव सीधे तौर पर होता है जनता द्वारा और राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से और प्रेसिडेंट का चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है। नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं स्टूडेंट्स, व्हाई शुड पीपल डिसाइड। स्टूडेंट्स, हमारा देश भारत आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 के बाद पार्लियामेंट का पहली बार गठन हुआ था। 1951-52 में फर्स्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए थे। तब से लेकर के अब तक लगातार चुनाव होते आ रहे हैं और आज जो हमारी लोकसभा है वो हमारी 17th लोकसभा आज काम कर रही है, फंक्शनिंग में है। 17वीं लोकसभा आज हमारी कार्य कर रही है। स्टूडेंट्स, 1947 से पहले बहुत लंबा इतिहास है इसका। शॉर्टली मैं बता देता हूं आपको, जो आपके सिलेबस में भी है जितना। हमारे देश के नेता अंग्रेजों के सामने, जब अंग्रेजों की सरकार थी तो अपनी मांगों को रखते आ रहे थे, लेकिन क्योंकि अंग्रेजों की सरकार थी, विदेशी सरकार थी, वो उस बात को सुने ना सुने वो उन पे फुली डिपेंड करता था। हमारे देश की जनता कोई भी उसके लिए कोई भी आंदोलन, कोई भी स्टेप उसके अगेंस्ट नहीं उठा सकते थे। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ था, कांग्रेस का गठन हुआ था। उसके बाद कांग्रेस के माध्यम से हमारे देश के प्रतिनिधियों ने ब्रिटिश सरकार के सामने विभिन्न मांगों को रखना शुरू किया था। इन्हीं मांगों में से एक मांग थी कि हमको निर्वाचित सदस्यों का एक प्रतिनिधि मंडल बनाने का एक कानून बनाया जाए। बहुत कुछ मांग करने के बाद, बहुत संघर्ष के बाद 1909 में जो भारत सरकार अधिनियम आया, उस अधिनियम में कुछ सीमा तक कुछ लोगों को प्रतिनिधि के तौर पर चयनित करने का कानून ब्रिटिश सरकार ने बनाया। परंतु उस कानून के बावजूद भी उन निर्वाचित प्रतिनिधियों में बहुत कम उनको अधिकार थे कि वो जनता की मांग को पार्लियामेंट में रख सके या ब्रिटिश सरकार के सामने रख सके। बहुत कम अधिकार था उनको, बहुत ज्यादा अधिकार नहीं था। इवन उनको जो वित्त बिल होते हैं, फाइनेंस बिल होते हैं, उस पर चर्चा करने का, पसंद करने का ज्यादा कोई अधिकार नहीं था। यानी कहने का मतलब यह है कि तब के जो कानून था 1909 का, उसमें केवल नाम मात्र का प्रतिनिधित्व हमारे देश को मिला हुआ था, जनता को मिला हुआ था, जिसमें वो नाम मात्र के लिए ही सरकार से मांग अथवा वाद विवाद कर सकते थे, उससे आगे नहीं कर सकते थे। बहुत कम, बहुत निश्चित सीमाएं थी उसके लिए। आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी 1947 के बाद जब हमारा देश आजाद हुआ, हमारा अपना संविधान बना,
इस संवैधानिक व्यवस्था में हमारे देश में एक पर्टिकुलर तरीके से एक सिस्टमेटिक वे में पार्लियामेंट का गठन हुआ, उसमें लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट का प्रोसीजर तैयार हुआ और हमारे प्रतिनिधि हमारे जनता के द्वारा सीधे तौर पर वोट के आधार पर, हर व्यक्ति के वोट के आधार पर चयनित होते थे, इलेक्ट होते थे और फिर लोकसभा में जाते थे। लोकसभा में वो अपना मत का, अपने अधिकारों का, अपने सांसद जो अपने क्षेत्रीय संसदीय क्षेत्र है उसकी मांग को करते हैं और उस तरह से उस व्यक्तिगत तौर पर वो सारी समस्याओं को पर उठाते हैं और उसका अब हम सोल्यूशन निकालते हैं पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य अपने संसदीय क्षेत्र की आवश्यकताओं को, अपने संसद क्षेत्र की मांगों को पार्लियामेंट में उठाते हैं और उनका सोल्यूशन करते हैं। यानी जनता की आवाज को, जनता की मांग को सीधे सीधे संसद में जाकर के उठाया जाता है और उनका वहां पर सोल्यूशन किया जाता है। यानी जो प्रतिनिधि हैं हमारे, वो अब हमारे बीच से जाते हैं, हमारे ही द्वारा सिलेक्ट होकर जाते हैं और हमारी समस्याओं से वो अवगत होते हैं। इस तरह से आज हमारा देश लोकतांत्रिक देश है जिसमें हर व्यक्ति की आवाज को संसद तक पहुंचाना आसान हो जाता है और उस पर चर्चा होती है, उस पर बात होती है, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर सारे पार्टीज के लोग होते हैं, सारे पार्टीज के नेता होते हैं, विपक्ष भी होता है, पक्ष भी होता है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, उसके लिए गवर्नमेंट जवाबदेही होती है। अगर नहीं कर रही तो गवर्नमेंट को वहां पर उस काम को करने के लिए बाध्य किया जाता है। इस तरह से सारी जनता का, सारे पब्लिक का जो मुद्दे हैं वो वहां पर रखे जाते हैं और उनका निराकरण किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं स्टूडेंट्स, द रोल ऑफ द पार्लियामेंट। अब नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं स्टूडेंट, द रोल ऑफ द पार्लियामेंट। यानी पार्लियामेंट जो बनाई गई है उसके जो ये विभिन्न अंग हैं, अब उनका रोल क्या है भारत जैसे बड़े और विशाल देश में, उसका रोल क्या है उस पर बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स पहले मैंने बता दिया, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट इस पार्लियामेंट के हिस्से हैं। लोकसभा, फिर से रिवाइज कर रहा हूं, लोकसभा का चुनाव सीधे तौर पर होता है, राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है यानी परोक्ष रूप से होता है, इनडायरेक्टली होता है, और प्रेसिडेंट का चुनाव भी इनडायरेक्ट रूप में होता है। पहला जो काम है स्टूडेंट्स पार्लियामेंट का देश के अंदर, देश के लिए, वो क्या है, टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। यानी भारत सरकार का जो भारत एग्जीक्यूटिव जो एक अंग है एग्जीक्यूटिव, उसको फॉर्म करना, उसको बनाना। यानी कि जब लोकसभा के अंदर चुनाव होता है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव सीधे हो रहा है, उस लोकसभा के अंदर बहुमत के आधार पर, यानी जिस पार्टी अथवा गठबंधन को 50%+1 का बहुमत मिलेगा, यानी आधे से एक ज्यादा सीट मिलेगी, वो पार्टी अथवा गठबंधन लोकसभा के अंदर सरकार का गठन करती है, वो सरकार बना सकती है। अब सरकार बन गई लोकसभा के अंदर, लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का आधे से एक ज्यादा जिस तरफ होगा वो सरकार वही पार्टी या गठन सरकार बनाती है। अब सरकार बन गई, सरकार का मुखिया एग्जीक्यूटिव जो होता है हमारा, उसका मुखिया हमारा प्रधानमंत्री होते हैं और प्रधानमंत्री के हेल्प के लिए उनके अंडर में विभिन्न मिनिस्ट्रीज होती हैं, मंत्रालय होते हैं और विभिन्न मंत्रालय के अंदर विभिन्न मंत्री होते हैं, उपमंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं। इस तरह से वो पूरे देश के अंदर उस डिपार्टमेंट के तहत जो भी काम होने हैं, जो भी चीजें होनी है, बदलाव होने हैं, उन काम को अंजाम तक पहुंचाते हैं। अब लोकसभा के अंदर राष्ट्रीय सरकार जो हमारी केंद्रीय सरकार होती है उसका गठन हो गया। इस सरकार के अंदर मंत्रियों की जो संख्या होती है उसका भी निश्चित एक पैमाना है और मंत्री कौन हो सकते हैं उसका भी निश्चित पैमाना है। मंत्री, सरकार के अंदर जो मंत्री हैं अथवा प्रधानमंत्री हैं, वो राज्यसभा के मेंबर भी हो सकते हैं। यानी राज्यसभा के मेंबर होते हुए भी कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री हो सकता है अथवा केंद्रीय सरकार में मंत्री हो सकता है।
परंतु जब बहुमत की बात आएगी, सरकार के बिगड़ने और जो बनने की बात आएगी, तो केवल लोकसभा के सदस्य ही वहां पर वोट का अधिकार का उपयोग कर सकते हैं। वहां पर फिर राज्यसभा के सदस्यों को मत का अधिकार नहीं है, यानी सरकार लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा के अंदर बहुमत वाला दल अथवा गठबंधन ही सरकार को बना सकता है। अगर लोकसभा के अंदर बहुमत नहीं है तो सरकार डिसॉल्व हो जाती है, गिर जाती है, फिर आगे की नई कार्रवाई शुरू हो जाती है। अब राज्यसभा का क्या काम है? फिर इसमें राज्यसभा का काम पूरे पार्लियामेंट के अंदर जो लोकसभा का काम है पूरी तरह से लगभग वही काम राज्यसभा के होता है। हाँ, राज्यसभा के मेंबर्स और राज्यसभा का इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है, यानी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है, सीधा जनता द्वारा नहीं होता। यहाँ पर राज्यसभा के सदस्यों की संख्या अभी वर्तमान में 233 है और 12 सदस्य इसमें मनोनीत होते हैं। वहीं लोकसभा में सदस्यों की संख्या 543 है और 2 सदस्य यहाँ पर निर्वाचित मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। तो अब राज्यसभा का काम भी वही है जो इनका काम है, यानी जो भी चीजें यहाँ पर जो भी कार्रवाई होती है उस कार्रवाई का अनुमोदन राज्यसभा को भी करना होता है। जो भी बिल आए, जो अमेंडमेंट आए, जो भी देश के अंदर जो भी परिवर्तन करना है उसकी सहमति राज्यसभा में भी होनी चाहिए। उसके बाद प्रेसिडेंट उस पर हस्ताक्षर करते हैं और फिर वो फाइनली वो चीज कानून बनती है या कोई भी नियम बनता है या कोई काम करना है, कार्रवाई करनी है देश के अंदर पूरे राष्ट्र को लेकर के, तो फिर फाइनली फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है। नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं स्टूडेंट, टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट जो हमारी लोकसभा के अंदर बन गई, बहुमत दल की सरकार बन गई हमारी, उसको इसका काम, पार्लियामेंट का काम कंट्रोल करना है, उसको गाइड करना है, दिशा निर्देश देना है उसको, और इन्फॉर्म करना है। इन्फॉर्म मीन पब्लिक के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, सूचनाएं हैं, बदलाव करने हैं, कुछ अच्छाइयां करनी है, कुछ रिफॉर्म करने हैं, वो काम भी हमारे पार्लियामेंट का ही होता है। इसमें जब पार्लियामेंट्री जो कार्रवाई चलती है, लोकसभा की बैठकें चलती है, राज्यसभा की बैठकें चलती है, इसमें एक प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल के दौरान पहला सेशन होता है किसी भी लोकसभा राज्यसभा का, उसको हम प्रश्नकाल कहते हैं। उस प्रश्नकाल में कोई भी सदस्य, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी मेंबर ऑफ लोकसभा अथवा मेंबर ऑफ राज्यसभा, उसमें प्रश्न अपने क्षेत्र से संबंधित, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से संबंधित कोई प्रश्न रख सकता है, सरकार से उसका जवाब मांग सकता है, इस मुद्दे पर क्या कार्रवाई हुई है, कितने हम आगे हैं, कितने हमको और रिफॉर्म करना है, तो वो एक प्रोसीजर के साथ चलता है। तो इससे गवर्नमेंट के ऊपर एक अंकुश होता है। गवर्नमेंट मनमानी नहीं कर सकती, गवर्नमेंट विपक्ष की बात को अनसुना नहीं कर सकती, उसमें विपक्षी दल के नेता क्वेश्चन उठाएंगे, उनका विरोध करेंगे जो हम पर सरकार गलत कर रही है, और उसको सरकार को मजबूर कर देगी कि वो उस क्षेत्र को अथवा पर्टिकुलर जो डिसीजन उन्होंने किया है उसको वापस ले अथवा उसको चेंज करे। तो ये सब चीजें जो कंट्रोल, गाइड और इन्फॉर्म करने का काम करती है, वो पूरे के पूरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, कोई भी प्रश्न उठा सकता है, कोई भी प्रश्न का उत्तर मांग सकता है, कोई भी इंफॉर्मेशन मंत्री अथवा सदस्य, कोई भी अपनी सरकार अथवा विपक्षी दल के नेता भी ये सब काम कर सकते हैं। इससे गवर्नमेंट को मनमानी करने का मौका नहीं मिल पाता है और गवर्नमेंट सबके हित में, सारे देश के हित में काम कर सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है पार्लियामेंट का। नेक्स्ट हेडिंग है स्टूडेंट्स, लॉ मेकिंग, यानी कानून का निर्माण। स्टूडेंट्स आपको बता दो, पार्लियामेंट ही हमारा कानून। थर्ड हेडिंग है स्टूडेंट, लॉ मेकिंग, यानी स्टूडेंट्स आपको बता दूं फिर से, पार्लियामेंट का ही काम है कि हमारे देश के अंदर कानून बनाना, कानून का परिवर्तन करना, कानून में अमेंडमेंट करना, वो केवल और केवल पार्लियामेंट का ही काम होता है। तो पार्लियामेंट मतलब लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, उसमें सरकार का एक रोल होता है, ठीक है, लेकिन सहमति के लिए दोनों ही चीजें, राज्यसभा भी, लोकसभा भी और प्रेसिडेंट की भी सहमति होना बहुत जरूरी है किसी भी कानून के लिए।
हाँ, कानून की कैटेगरी अलग अलग हो जाती है। यहाँ पे कोई कानून सामान्य बहुमत से पास हो जाते हैं तो वो पास मान लिए जाते हैं। किसी किसी कानून के लिए 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत होती है, जो कि काफी मुश्किल होती है। तो ऐसे जो विशेष कानून होते हैं उनके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। तभी जाकर के वो कानून पास माना जाता है। जब लोकसभा और राज्यसभा उसको पास कर देती है आवश्यक मतों से, तो उसके बाद ही वो प्रेसिडेंट को जाता है। प्रेसिडेंट उस पर हस्ताक्षर करते हैं, सिग्नेचर करते हैं और अल्टीमेटली वो जो अमेंडमेंट है, वो जो बिल है, वो कानून का रूप ले लेता है। इस तरह से पार्लियामेंट का एक महत्वपूर्ण काम है कानून को बनाना, कानून का निर्माण करना। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हेडिंग है हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट। मतलब पार्लियामेंट के अंदर कौन से लोग हो सकते हैं, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए कौन लोग सिलेक्ट हो सकते हैं, इलेक्ट हो सकते हैं, उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या विशेषता चाहिए, वो हम इसमें बात करेंगे। तो स्टूडेंट, आपको बता दूं, स्वतंत्र होने के बाद हमारे देश के संविधान ने हर एक नागरिक को पहली बात के लिए वोट देने का अधिकार दिया है। दूसरा, हर एक एडल्ट को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाए जाने का अधिकार भी दिया है। कोई भी व्यक्ति किसी भी सामाजिक स्तर का, किसी भी आर्थिक स्तर का व्यक्ति मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकता है, बशर्ते उसके लिए कुछ शर्तें हैं, वो पागल ना हो, दिवालिया ना हो, इस तरह की कुछ आवश्यक चीजें हैं जो उसके अंदर होनी चाहिए। और उम्र का भी यहाँ पर एक तकाजा है, लोकसभा के लिए 25 साल की उम्र कम से कम होनी चाहिए, ऐसी शर्तें हैं। लेकिन वो किस स्तर का है, वो धनी है या निर्धन है, गरीब है, अमीर है, नीची जाति का है, ऊंची जाति का है, इसका कोई मायना नहीं है। वो सदस्य पार्लियामेंट के लिए इलेक्ट हो सकता है, चुनाव लड़ सकता है, कहीं से भी भारत देश के किसी भी कोने में से वो चुनाव लड़ सकता है। दूसरा स्टूडेंट्स, क्या हुआ कि हमारे यहाँ एक व्यवस्था है पार्लियामेंट के उसमें संविधान में कि पार्लियामेंट के अंदर अगर हमारे जो हमारा सोशल मेजॉरिटी वाला ग्रुप है, डोमिनेंट ग्रुप है, अगर उस ग्रुप के लोग ही पार्लियामेंट में लगातार सिलेक्ट होते रहे, लगातार इलेक्ट होते रहे, तो वो केवल और केवल अपने अपने स्तर के लोगों का ही भलाई देखेंगे, उन्हीं का पक्ष लेंगे। इसलिए इस कमी को हटाने के लिए हमारे समाज में जो लोग पीछे रह गए, बैकवर्ड क्लासेस है, एसटीज हैं, एससी हैं, एसटीज हैं, उनके प्रतिनिधित्व को तय करने के लिए हमारे संविधान में कुछ सीटों को फिक्स कर दिया गया, रिजर्व कर दिया गया है। यानी कि उन सीटों पर केवल और केवल एससी और एसटी के लोग ही इलेक्ट हो सकते हैं, चाहे उस कॉन्स्टिट्यूंसी में और भी लोग रहते हों, लेकिन उस सीट पर जो चुनाव लड़ेंगे वो केवल एससी और एसटी के लोग ही वहां पर चुनाव लड़ेंगे। इससे ये फायदा हुआ कि एससी और एसटी का जो प्रतिनिधित्व है वो लोकसभा और राज्यसभा में निश्चित है। तो स्टूडेंट्स, ये एक विशेष बात है कि हमारे चुनाव लड़ने का अधिकार सबको तो है, लेकिन कुछ सीटों पर यहाँ पर हमने रिजर्वेशन कर दिया, यानी उसकी सीटें तय कर दी, ताकि हमारे बैकवर्ड क्लासेस को एक निश्चित प्रतिनिधित्व लोकसभा में मिल सके। पहली बात। दूसरा स्टूडेंट्स, अभी बात चल रही है महिला आरक्षण की, क्योंकि महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व जो है हमारे देश के अंदर या हमारे पार्लियामेंट के अंदर बहुत कम रहा है, शुरू से ही बहुत कम रहा है। अभी भी वो ज्यादा से ज्यादा 14-15% है आज की डेट में भी। तो इसलिए महिलाओं के लिए भी आरक्षण की बात होती है, कभी 50% आरक्षण की बात आई है, कभी 33% आरक्षण की बात आई है। हालांकि ये मामला भी चर्चाओं में ही है, ऐसा अब तक हो नहीं पाया, लेकिन एससी और एसटी के लिए हमारे देश के पार्लियामेंट के अंदर सीटें फिक्स हैं, जो जहां पर केवल और केवल वही सदस्य चुनाव लड़ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, पार्लियामेंट और पब्लिक का क्या रिलेशन है, मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ राज्यसभा, प्रेसिडेंट, इनका चुनाव कैसे होता है, कौन करता है, पार्लियामेंट का फंक्शन क्या है हमारे देश के अंदर, हमारे सरकारें कैसी बनती है, हाँ कहाँ सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है, ये सब आपने सुना। आपसे मैं ये आग्रह करूंगा, आप बुक की भी थोड़ा हेल्प लें, बुक से पढ़ें और उसके साथ साथ वीडियो को सुने, वीडियो को देखें, तो आपकी समझ में और अच्छे से आएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट
स्टेप में आपको मैं एक्सरसाइज सेंड करूंगा, उसके बाद आपने एक्सरसाइज लिखनी है अपनी नोटबुक में, और इस तरह से हमारा सिलेबस आगे आगे बढ़ता रहेगा। आप अच्छे से पढ़ें।